नमस्कार दोस्तों। किसी ने कितनी बढ़िया बात कही है कि जब हम अपने लिए चुनते हैं ना तो श्रेष्ठ चुनते हैं, लेकिन जब प्रभु पे छोड़ देते हैं तो प्रभु हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ चुनते हैं। दोस्तों, ये छोटा सा लाइन है लेकिन बहुत पावरफुल है। इसके लिए ना मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों। स्टोरी ऐसी है कि एक बार क्या होता है, एक पिता अपने बेटे के साथ घर में होता है। थोड़ा उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं होती, थोड़ा गरीब परिवार से होते हैं वो। तो क्या होता है कि पिता एक दिन जो है बेटे को बोलता है कि चलो यार, मैं तेरे को आज बादाम का हलवा खिलाता हूँ। अब बेटे के लिए तो ये पार्टी थी, गरीब परिवार से होते थे तो बादाम खाना मतलब बहुत बड़ी बात। तो पिता ने वो हलवा बनाया। अब जब हलवा बनाया, बादाम का हलवा बनाया, तो 2 कटोरी में डाल दिया। अब दोनों बैठ गए, पिता और बेटा। तो पिता ने बेटे को कहा कि बेटा एक काम करो, एक कटोरी उठा लो। तो बेटे ने क्या देखा कि एक कटोरी में ना 2 बादाम ऊपर थे, थोड़े दिख रहे थे, और दूसरी में नहीं दिख रहे थे। तो बच्चे ने सोचा यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, मैं तो ये वाली कटोरी लूँगा जिसमें बादाम दिख रहे हैं, मतलब ज़्यादा बादाम होंगे। अब उसने वो कटोरी ले ली। अब जब वो खाने लगा तो उसकी कटोरी में सिर्फ 2 ही बादाम निकले। बाकी जब उसके पिता खा रहे थे तो उसने देखा कि नीचे तो 4 बादाम हैं। बच्चे को बड़ा गुस्सा आ गया, बोलता पापा ये तो बड़ी गलत बात है यार, आपको 4 बादाम आ गए। तो बेटा ने कहा, पिताजी ने उसको कहा कि बेटा ये तो एक सीख है। सीख क्या है कि जीवन में ना जो दिखता है कई बार वो होता नहीं है। और हमेशा याद रखो, अपने मतलब का मत सोचो, क्योंकि हमने तो सोचा कि वो ज़्यादा चीज़ है तो मैं वो ले लूँ, ठीक है। तो बच्चे ने कहा कोई बात नहीं। अगले दिन पिता जो है वो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि आज मैं दोबारा हलवा बनाऊंगा। पिताजी दोबारा हलवा बनाते हैं। जब वो दोबारा हलवा बनाते हैं तो वैसे ही 2 कटोरी सामने रखते हैं। तो बेटे के सामने जब वो 2 कटोरी रखते हैं तो बेटे को कहते हैं कि बेटा अब चुन लो। अब वैसे ही उसमें फिर 2 बादाम ऊपर दिख रहे होते हैं और दूसरे में नहीं दिख रहे होते हैं। बेटा सोचता है भाई अब तो ऐसा है कि कल का मेरा एक्सपीरियंस है, ये नीचे पक्का इसमें बहुत सारे बादाम होंगे, मैं जो है वो वाला चुनता हूँ। अब वो दूसरी कटोरी चुन लेता है। अब वो खाने लगता है, खाता 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 एक भी बादाम नहीं आता है। लेकिन पिता की कटोरी में ऊपर के 2 बादाम होते हैं और अंदर भी 2 बादाम होते हैं, 4 बादाम होते हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है, कहता है पापा यार ये तो बहुत गलत हो गया। पापा कहता है अब मैं तुझे दूसरी सीख देता हूँ। दूसरी सीख क्या देता हूँ कि लाइफ में ना जो एक्सपीरियंस होते हैं, कल का तूने एक्सपीरियंस लगा दिया, एक्सपीरियंस होते हैं उससे लर्निंग लो। उसको हमेशा जो है ना एक लकीर ना समझ लो कि बस ऐसा ही होगा। लाइफ में एक्सपीरियंस को सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए लेना चाहिए, उसको बिल्कुल फैक्ट नहीं कंसिडर करना चाहिए। तो लर्निंग से आप सीख सकते हो, उसको आप बिल्कुल एक सपोर्ट में ले सकते हो। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई दोस्तों। तीसरे दिन पिता ने, नमस्कार दोस्तों, ना किसी को हैरान कीजिए, ना किसी को परेशान कीजिए, कोई लाख बुरा बोले आप उसे मुस्कुरा के छोड़ दीजिए। दोस्तों, एक कहानी बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही लर्निंग से भरी हुई कहानी है। इस कहानी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपके लाइफ में ना बहुत सारे लोग आएंगे जो लोग अपने हिसाब से बिहेव करेंगे, बट आपको जो है ना वो चेंज नहीं होना है, आपको अच्छा ही रहना है। तो दोस्तों चलते हैं, कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। एक बार क्या होता है कि एक इंसान होता है, वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब जब भी गाड़ी चलाते थे ना, अपनी गाड़ी थी उनके पास, तो कोई भी गलत अगर गाड़ी चलाए तो बड़े परेशान हो जाते थे, उसे गालियाँ देने लग जाते थे, बुरा भला कहने लग जाते थे। तो इस तरह से ना उनकी फैमिली वाले भी बहुत बोलते थे कि भैया आपके झगड़े हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, आप अननेसेसरी मत शाउट किया कीजिए, जिसको जैसी चलानी है वो तो चलाएगा ही चलाएगा, आप क्या कर सकते हो, कम से कम आप अपनी गाड़ी को ठीक चलाइए। पर वो जो है ना समझते नहीं थे। तो एक दिन क्या हो गया, बिजनेसमैन थे, तो एक दिन क्या हुआ कि उनको जाना था मीटिंग के लिए। अब मीटिंग के लिए जाना था एयरपोर्ट, तो उन्होंने सोचा गाड़ी तो ले नहीं जा सकता क्योंकि 4-5 दिन के लिए जाना है, अपनी गाड़ी ले जाऊंगा तो फिर वापस कैसे आएगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक कैब को बुक कर लिया। जब उन्होंने टैक्सी को बुक किया तो टैक्सी वाले को बुला लिया। टैक्सी वाला आया, वो भाई साहब आए नीचे। जब नीचे आए तो टैक्सी वाले ने दरवाज़ा खोला, वो पीछे बैठे, टैक्सी वाले को उन्होंने OTP दिया और टैक्सी वाला चलने लग गया। अब टैक्सी वाला जो था वो एक बड़ा देखने में बड़ा जेंटलमैन, बड़ा कूल जैसा इंसान लग रहा था। तो क्या हुआ कि आगे से ना एक बाइक का आया, बहुत फास्ट बाइक आया, और वो बहुत डिफरेंट तरीके का टर्न लेके गया जिससे कि ना गाड़ी उनकी स्क्रैच लग सकता था। तो पीछे बैठे हुए भाई साहब जो थे वो चिल्लाने लगे, यार पता नहीं किस तरह से लोग चलाते हैं अपनी गाड़ियाँ, बाइक कैसे चलाते हैं, ये 2 व्हीलर वाले स्पेशली बहुत गंदा चलाते हैं। इस तरह से वो बोलने लगे। अब टैक्सी वाले ने सुना, थोड़ा सा स्माइल कर दिया और कोई नहीं, चलता रहा। फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद आगे एक नो पार्किंग थी, नो पार्किंग से ना साइड से कोई इंसान बिना पीछे देखे हुए टैक्सी वाले के बिल्कुल सामने से कर्व लेना शुरू कर दिया, और उन्होंने, टैक्सी वाले ने बहुत ज़ोर की ब्रेक मारी, क्योंकि अगर वो ब्रेक नहीं मारते तो शायद ये दोनों गाड़ियों को की टक्कर हो जाती।
तो अब जो था ना, जो पीछे बैठे थे वो भाई साहब बिजनेसमैन, उनको ना बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने बोला यार ये किस तरह के इंसान है, गाड़ी चलाने नहीं आती, और बहुत गुस्से में ना भला बुरा उन्होंने कहा। और फाइनली जो है ना, फिर अब उनको देर भी हो रही, तो उन्होंने कहा चलो चलो चलते हैं एयरपोर्ट के लिए। अभी क्या है कि चलते चलते जो है बड़ा क्रेज़ी थे बिजनेसमैन। उन्होंने सोचा यार देखो, गाड़ी इसकी, सब कुछ इसका, ये तो बंदा बड़ा मस्त होके, बड़ा कूल तरीके से, बड़ा खुश होके गाड़ी चला रहा है, इसने कुछ भी नहीं बोला किसी को। तो वो पूछता है, बोलता है यार भाई एक बात बताओ, तुम इतना कूल कैसे रह लेते हो। अब जानते हैं उसने, ड्राइवर ने क्या कहा, उसने कुछ कहा नहीं, उसने बोला सर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। तो बोले बताओ। उसने बोला सर आपने कभी कचरे का ट्रक देखा है। बोला हाँ देखा है, क्यों नहीं देखा है। बोले सर कचरे के ट्रक को जब भरते हैं कचरे से, और उसमें जब ओवरफ्लो हो जाता है कचरा, मतलब ज़्यादा ऊपर तक भर देते हैं, तो जब ट्रक चलता है तो क्या होता है। बोले जब चलता है तो फिर कचरा उससे गिर जाता है। तो बोलता है बस ये लोग भी ऐसे ही हैं, इनके ना दिमाग में बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत कचरा भरा हुआ है, और जब ये चलते हैं ना आगे मतलब बाज़ार में चलते हैं, कहीं पे भी चलते हैं, तो वो कचरा बस गिराते हुए चलते हैं। तो लाइफ में ना वो कचरा नहीं भरने देना, बस अगर आप ये कचरे को ओवरफ्लो होने दोगे ना, तो ये कहीं पे भी गिरेगा और पूरी सड़क को भी गंदा करेगा और बदबू मारता जाएगा। इसलिए आपको अपनी नेचर ऐसी रखनी है जिसमें कि आपको बिल्कुल कूल रहना है, क्योंकि सामने वाला क्या करता है उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बट आप क्या करते हो उस पर पूरा कंट्रोल है आपका। इसलिए कम से कम आप अगर अच्छे से बिहेव करोगे, कूल तरीके से बिहेव करोगे, तो पॉसिबिलिटी है कि आप कम से कम अपने आप को, अपने मन को शांत रख पाओगे। दोस्तों बिजनेसमैन ने ये बात सुनी, और जब वो उतरा तो उसने टैक्सी वाले को जितने पैसे थे उससे भी 500 रुपये ज़्यादा दिए। उसने कहा यार देख भाई, मेरी ना ज़िंदगी में तूने एक बहुत बढ़िया लेसन दिया है, जो कि शायद मैं आज तक एग्जैक्टली समझ नहीं पाया था, क्योंकि तूने जो एग्ज़ाम्पल दिया ना वो बहुत ही बढ़िया एग्ज़ाम्पल दिया। तो मैं भी अब कोशिश करूँगा दोस्त कि मैं जो है ना अननेसेसरी किसी पे शाउट ना करूँ, क्योंकि मुझे ये पता लग गया है कि सामने वाला अपने तरीके से बिहेव करता है, लेकिन मुझे अपने तरीके से बिहेव करना है। तो कोई इंसान आपको हंसे, कोई इंसान आपके ऊपर बदतमीज़ी करे, कोशिश करिए कि आप उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड कर लें, क्योंकि उससे क्या होगा, सामने वाले का जो गुस्सा तो उतरेगा ही, और वो शर्मिंदा भी हो जाएगा। इसलिए आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको कूल रहना है। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड माई वीडियोज़। थैंक्स अ लॉट। नमस्कार दोस्तों, एक बात बताता हूँ कि घर छोटा हो या बड़ा, अगर उसमें मिठास नहीं है ना दोस्तों, तो उसमें लोग तो छोड़िए, चींटी भी नहीं आती। दोस्तों ये बात है तो बड़ी छोटी सी, पर सीख देती है बहुत बड़ी। एक कहानी बताता हूँ दोस्तों, जो आपको बहुत ही इंस्पायर कर सकती है। और वो एक ऐसे इंसान की कहानी है कि जिसे ना अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड होता था, बहुत ज़्यादा घमंड था कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ। तो एक्चुअली क्या होता है कि एक बिज़नेसमैन होता है, तो वो बिज़नेसमैन ना शहर से गांव में आता है और बहुत बड़ी ज़मीन को एक्वायर करता है। ठीक है, जब वो ज़मीन को एक्वायर करता है, पर वो जब ज़मीन होती है वो नदी के पार होती है, मतलब काफ़ी लंबी नदी होती है, और वहाँ पे ब्रिज नहीं होता है, तो घूम के जाना पड़ता था। बट ये कि वो जो व्यू था उसका सब कुछ अच्छा था, तो उसने सोचा यार ये तो बहुत अच्छी जगह है, क्यों ना मैं इसे ख़रीद के यहाँ पे ना बहुत बड़ा जो है एक होटल बना दूँ, ताकि यहाँ पे जो है टूरिस्ट लोग आएँ, अपना मज़े करें, और मेरा भी पैसा बढ़िया बन जाए। अब क्या था कि उसने वो लोगों से, गाँव वालों से वो ज़मीन ख़रीद ली और अपना जो है कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, एक दिन जो है वो अपना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू जब उसने किया था, एक दिन वो शहर से गांव की तरफ आया। तो जब वो गांव की तरफ आया तो उसका जो ड्राइवर था उसे कहने लगा कि साहब देखो, आपको भी पता है कि बीच में नदी पड़ती है, और ये बहुत लंबा 18-20 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। तो अगर आपको जल्दी जाना है तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप जो है ना, एक नाव, यहाँ से नाव चलती है, आप नाव को क्रॉस कर लीजिए, और नाव को क्रॉस करने के बाद जो है आपको क्या कहते हैं, आप जल्दी पहुंच पाओगे। तो उसने कहा यार आइडिया तो अच्छा है, क्यों ना मैं नाव पकड़ लेता हूं और जल्दी से पार कर लेता हूं उसे। तो करते करते क्या हुआ कि वो नाव में बैठा। जब वो नाव में बैठा तो नाव खाली थी, तो नाव वाले ने जो है नाव चलानी शुरू कर दी। अब थोड़ा सा डिस्टेंस था, 10-15 मिनट लगने थे, तो इस बिज़नेसमैन ने सोचा चलो मैं इससे बात करता हूँ। तो बिज़नेसमैन उसको, नाव वाले को पूछता है तुम जानते हो मैं कौन हूँ। तो बोले नहीं साहब, मैं तो नहीं जानता आपको, आप कौन है। तो बोलता है मैं शहर का एक बहुत बड़ा बिल्डर हूँ। तो कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं ना नाव के उधर जो तुम्हारी ज़मीन है ना, वहाँ पे एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल जब बना रहा हूँ। जानते हो क्या होता है 5 स्टार होटल। तो वो नाव वाला कहता है कि ये क्या होता है साहब, मुझे नहीं पता।
बोले तुझे यही नहीं पता 5 स्टार होटल क्या होता है? बोलता साहब मैं गांव का आदमी हूँ, मुझे क्या पता ये क्या चीज़ होती है। तो जो है बिल्डर हंसने लग जाता है उस पर। फिर उसे कहता है कि अखबार पढ़ते हो? मेरी फ़ोटो है बहुत बार जो है वो अखबार में भी आती है, तुमने कभी क्यों नहीं देखा? बोले साहब मैं तो नाव वाला आदमी हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई से क्या करूँगा, मैंने पढ़ाई लिखाई भी नहीं की है। अब जो है वो बिजनेसमैन बहुत हंसता है यार, बोलता तेरे को तो कुछ भी नहीं आता है यार जीवन में, तू तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। अच्छा एक बात बता, कभी शहर गया है? शहर में जाके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े रोड्स देखे हैं? वो सब भी मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ। बोले साहब ये बिल्डिंग क्या होती है मुझे तो ये भी नहीं पता। ये चीज़ सुनकर जो है बिल्डर बहुत ज़्यादा उस पर हंसने लगता है और उसे कहता है यार भाई तू तो पूरा गवार का गवार है, तुझे तो जीवन में कुछ भी नहीं आता यार। तो जो कश्ती चलाने वाला इंसान होता है बोलता सर मैं ऐसा ही हूँ, मैं क्या करूँ। ठीक है, अब कोई नहीं, डेस्टिनेशन आने वाली होती है, लेकिन जैसे डेस्टिनेशन आने वाली होती है ना तो वहाँ पे एक क्या होता है कि थोड़ा सा फ्लो होता है पानी का, बहाव एक जगह पे ज़्यादा, तो वहाँ पे ना कश्ती टर्न कर जाती है और जब टर्न कर जाती है ना तो उसका चप्पू गिर जाता है। अब जब चप्पू गिर जाता है तो वो घबरा जाता है, कश्ती चलाने वाला भी और जो बैठा हुआ था बिजनेसमैन वो भी। तो अब क्या होता है कि अब वो चप्पू के बगैर चलाने लगता है, गाँव जो बोट होती है वो घूमने लग जाती है और अनफॉर्चुनेटली वो टर्न कर जाती है। जब वो टर्न कर जाती है तो दोनों पानी के अंदर गिर जाते हैं। अब नदी तो गहरी थी, अब क्या होता है कि जैसे ही गिरने लगते हैं ना, मतलब पकड़ा होता है उसने, कश्ती वाले इंसान ने उस बंदे को, तो वो उसे कहता है कि भाई देख कश्ती तो डूब गई यार, अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे यार, मैं तुझे तैरना आता है? उसने बोला हाँ साहब मुझे तो तैरना आता है। बोलता सर आपको तैरना नहीं आता? तो बिजनेसमैन कहता है कि नहीं सर, नहीं भाई मेरे को तैरना नहीं आता है। तो बोला सर आपको दुनिया की हर चीज़ आती है, आप इतने बड़े इंसान हैं सब कुछ, लेकिन बेसिक चीज़ नहीं आपको आती। तो इस बात को सुनकर ना वो बिल्डर बड़ा रेग्रेट फील करता है। तो ये कहानी है तो छोटी, लेकिन ये चीज़ ये बताती है कि देखो हर इंसान का अपना एक एक्सपर्टाइज़ होता है, हर एक डोमेन होता है। अगर आप उस चीज़ पे घमंड करते हो, ये सोचते हो कि नहीं यार मैं सबसे बड़ा हूँ, तो शायद वो गलत बात है। अब देखिए एक कश्ती वाले इंसान ने जिसको कुछ नहीं आता था, फाइनली जान तो उसी ने बचाई ना, बिजनेसमैन की। इसलिए हर इंसान अपने एरिया में एक्सपर्टाइज़ होता है, हमें कभी भी किसी का लाइफ में मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो यही मेरी एक छोटी सी सीख थी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए वंडरफुल डे। नमस्कार दोस्तों, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी को भी पता होता है कि आसमान में ना बैठने की जगह नहीं होती है। दोस्तों एक कहानी सुनाता हूँ जो आपको इसी चीज़ को रिलेट करेगी और फिर मैं आपको दोबारा से ये कोट बताऊँगा। तो कहानी ऐसी है दोस्तों कि एक बार ना सम्राट अशोका, जो कि दुनिया के बहुत ही महान और बहुत ही बड़े राजाओं में गिने जाते हैं, तो एक बार सम्राट अशोका ना अपने वज़ीर के साथ घूमने के लिए निकलते हैं। तो घूमने के लिए जब वो निकलते हैं तो चलते चलते जो एक मंदिर आता है, मंदिर में जाके सम्राट अशोका जो है वहाँ पे एक साधु बैठा होता है। तो साधु जब बैठा होता है तो सम्राट अशोका बोलते अपने वज़ीर को यार भाई 2 मिनट रुक, मैं इनसे मिल के आता हूँ। तो वो अशोका जी जाते हैं, साधु के पास बैठते हैं, साधु के साथ 2-3 मिनट बात करते हैं। ये चीज़ जो है वज़ीर देख रहा होता है। तो बात करने के बाद क्या है कि वो सम्राट अशोका ना अपना पूरा का पूरा सर झुका के उनके चरणों में कर देते हैं। तो वापस आते हैं, वापस आने के बाद क्या होता है, जो वज़ीर होता है उनका ना वो थोड़ा बड़ा सरप्राइज़ से देख रहा होता है, लेकिन कहता कुछ नहीं है। जब ये दोनों राजा और वज़ीर दोनों पहुंच जाते हैं वापस, तो ना वज़ीर घर जाने से पहले एक बार पूछता है, बोलता है राजा साहब मेरे को ना एक बात पूछनी है आपसे, बताएंगे क्या? राजा कहता है पूछ भाई, क्या दिक्कत है? बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा, क्यों नहीं बताऊँगा। तो राजा जो है ना, राजा को वो पूछता है कि वज़ीर उनका कि सम्राट अशोका आप तो दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर और सबसे महान राजाओं में से एक हो, तो आपने उस भिक्षु के चरणों में अपना सर, जिस सर को तिलक लगाने के लिए दुनिया जो है, दुनिया का हर इंसान सोचता है यार इतने बड़े राजा का तिलक अगर हम लगा दें या कोई भी ऐसी चीज़, वो सर जो है इतना पावरफुल चीज़ आपने जो है वो भिक्षु के चरणों में रख दी। तो राजा ने उससे कोई जवाब नहीं दिया, बोला इसका जवाब मैं तेरे को बाद में कभी दूंगा। अब राजा के दिमाग में ये बात थी, तो राजा ने क्या किया, तकरीबन 1-2 महीने का टाइम गुजर गया। राजा अशोका ने 2 महीने के बाद उसको बुलाया, किसको? अपने वज़ीर को, और बोला कि वज़ीर एक बात बता, तेरे को मैं कुछ करना देना चाहता हूँ। वज़ीर बोलता है दे दो साहब। तो वो कहता है कि ये पकड़ बैग, इसके अंदर ना कोई चीज़ है, जो भी चीज़ है वो 4 हैं, क्वांटिटी में 4 हैं, ठीक है। अब तूने क्या करना है, ये चारों चीज़ों को ना बेच के आना है, ठीक है। अब वज़ीर जो होता है वो, उसको ये नहीं पता होता बैग में है क्या, लेकिन 4 चीज़ें होती हैं, उनको बेच के आना है, ये पता है उसको।
अब वो जाता है तो वन बाय वन जब बीच रास्ते में पहुंचता है पहले खोल के देखता भाई है क्या उसके अंदर। तो अंदर देखता उसके, तो उसके अंदर जो है ना 4 सर होते हैं। सर मतलब ये धड़। तो धड़ होते हैं, उसमें एक भैंसे का धड़ होता है, एक घोड़े का धड़ होता है, एक बकरी का धड़ होता है और एक इंसान का धड़ होता है। अब आप समझ लीजिए 4 धड़ होते हैं। अब राजा ने कहा था कि भैया इसको तेरे को बेच के आना है, एक चारों के चारों को। तो वो वज़ीर जाता है, वज़ीर गांव में पहुंचता है, वहाँ पे जो है बकरे का धड़ भी बिक जाता है, घोड़े का भी बिक जाता है और भैंसे का भी बिक जाता है। तीनों धड़ बिक जाते हैं, लेकिन इंसान का धड़ नहीं बिकता। अभी क्या था, वज़ीर जो है घबरा जाता है कि यार राजा को क्या बोलूँगा। तो जाता वापस जाता, जब नहीं बिकता तो फिर बोल देता राजा को कि राजा साहब 4 चीज़ों में से 3 एक ही बिकी है। अब तो मुझे पता है इस बैग में क्या है, लेकिन ये सर नहीं बिका। तो राजा अशोक कहता है कोई बात नहीं, अब एक काम कर, पहले तो तू बेचने गया था, अब इसको फ्री का दे के आ, कोई तो फ्री में तो ले लेगा। तो वज़ीर जो है वो जाता है, फिर गांव में जाता है, वहाँ पे लोगों को पूछता है, कोई भी इंसान दोस्तों से ऐसा नहीं मिलता जो उस सर को रखने के लिए तैयार हो जाए। कहता भाई हमने क्या करना, फ्री में दे रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या करना है इसका, यार इसकी कोई वैल्यू है। तो वापस आता है, जब वापस आता है तो वज़ीर ना बड़ा घबराया होता है, बोलता है सर राजा साहब ये तो फिर फ्री में भी नहीं बिका। अब राजा उसको बोलता है भाई तू इधर आ, बैठ मेरे सामने, अब 2 महीने पहले का किस्सा याद कर। हम गए थे ना, कहाँ गए थे, घूमने गए थे, और मैंने क्या किया था, अपने सर को झुकाया था उस फ़कीर के आगे, करेक्ट। तूने क्या बोला कि कितना बड़ा सर है, कितना महान नेता है, ये है वो है, 50 चीज़ें तूने बोल दी। और तूने कहा कि भैया इस सर पे तिलक लगाने के लिए दुनिया जो है बड़ा क्रेज़ी रहती है, ये सब चीज़ें तूने बोली। देख ले, ये है सर की कीमत। जिस दिन मैं मरूंगा ना दोस्त, उस दिन इस सर की कीमत ज़ीरो होगी। कहने का मतलब ये सर नहीं है, ये अहंकार होता है दोस्त। जो अहंकार होता है ना, इसकी कोई कीमत नहीं होती है। आप इसको अपने पास रख के सिर्फ़ और सिर्फ ये अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो कि आप बहुत ताकतवर हो, आपको दुनिया मानती है। लेकिन ये अहंकार जो है ना, ये बिल्कुल आपकी इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई इस अहंकार को एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए लाइफ में ना अपने सर को झुकाओ, अपने अहंकार को झुकाओ, इंसान बनो, लोगों की हेल्प करो और बड़े बनो। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ जिससे मैंने शुरुआत की थी कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी को भी ये पता होता है कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। विच मीन्स कहने का मतलब ये है कि एक पक्षी को भी पता होता है कि भैया ये चीज़ नहीं होती है, लेकिन इंसान जो है ना उसको भी पता है कि अहंकार की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अहंकारी होता है। आप जानते हैं क्यों मैंने ये कहा था? इसलिए मैंने ये कहा था कि भैया आपको और मुझे सबको पता है कि जो प्राइड होता है ना, प्राउड करोगे, किसी भी चीज़ पे प्राइड करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप सिर्फ़ और सिर्फ ना यूफोरिया में जियोगे, एक ऐसी ज़िंदगी में जियोगे जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़े हो। इसलिए दोस्तों इंसान बनो, झुके रहो, बरगद के पेड़ के जैसे रहो। दोस्तों वो कहते हैं ना कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे वो भी इतना दूर। इसलिए दोस्तों खजूर का पेड़ नहीं बनना है, बरगद का पेड़ बनना है, क्योंकि बरगद का पेड़ हमेशा झुका रहता है, बहुत लोगों को छाया देता है, उनको शेल्टर देता है और अपनी रूट्स को मजबूत करता है। इसलिए अपनी रूट्स को मजबूत करो, बड़े बनो और लाइफ में अहंकार ना करो। धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। करेले से कड़वे लोग कई बार आपके काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग ये कई बार आपको छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों आपको एक कहानी बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाइफ लेसन से भरी हुई ये कहानी है। 2 मिनट मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको शायद ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी और इस वीडियो को आप आगे ज़रूर फॉरवर्ड करेंगे। दोस्तों एक बार की बात है कि एक राजा हुआ करता था। राजा को ना मूर्तियों से बहुत प्यार था। वो बहुत सारे जहाँ पे भी जाता था परचेज़ करके मूर्तियाँ लेके आता था और मूर्तियाँ इकट्ठी रखता था। तो एक बार क्या हुआ कि वो जो राजा था उसने 3 मूर्तियाँ लाई, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमूल्य और बहुत ही वर्ल्ड की शायद सबसे बढ़िया 3 मूर्तियाँ होंगी वो। तो उसे जो है ना वो ये 3 मूर्तियाँ इतनी प्यारी थी कि उसने स्पेशली इन 3 मूर्तियों के लिए ना कुछ 5-7 लोग रख दिए कि आपने इसका टेक केयर करना है, इसे जो है अच्छे से सफाई करनी है, बड़ा बढ़िया से मेंटेन करना है। तो समय बीतता गया, मूर्तियों का टेक केयर होता गया। तो एक बार क्या हुआ कि एक नया इंसान जो है राजा ने हायर किया, क्योंकि उसका जो पुराना इंसान थे 2-3 लोग थे वो छोड़ के चले गए थे कहीं और जॉब करने के लिए। तो जो नया इंसान आया उसे जॉब पे लगाया गया कि आपने मूर्तियों की टेक केयर करनी है। तो वो मूर्तियों की टेक केयर करता था। एक दिन क्या हो गया कि वो उस पर डस्टिंग कर रहा था, अच्छे से टेक केयर नहीं कर पाया और उसके हाथ से मूर्ति स्लिप हो गई और वो मूर्ति गिर गई। जब इस बात का पता राजा को लगा तो राजा इतना ज़्यादा क्रोधित हुआ, इतना ज़्यादा गुस्से में आया कि उसने बोला कि बुलाओ उस इंसान को।
तो जब उस इंसान को बुलाया गया तो उसे राजा ने कहा कि भाई देख, ऐसा है, तूने मेरी लाइफ की सबसे अच्छी 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति तोड़ दी है, तो मैं जो है ना तुझे सजाए मौत देता हूँ। तो बिना कुछ सोचे हुए वो जो नौकर था ना, वो फटाफट से भागा भागा गया और उसने 2 मूर्तियाँ वो जो थी ना वो भी तोड़ दी। राजा इस चीज़ को देखकर और गुस्से में आ गया और राजा ने कहा कि देख भाई, तूने एक मूर्ति तोड़ी तो तेरे को समझ नहीं आई बात। उसने कहा देखो राजा जी, एक मूर्ति तोड़ने की सज़ा भी जो है वो सजाए मौत है और 3 मूर्ति तोड़ने की भी सज़ा सजाए मौत है। तो मैंने, आप जानते हैं क्यों तोड़ी ये बाकी 2 मूर्तियाँ, कि बाद में मेरे बाद अगर किसी और से ये गलती होती है तो शायद आप 2 लोगों की और जान ले लेते। इसलिए मैंने जो है ना इन तीनों मूर्तियों को अपने आप ही तोड़ दिया ताकि किसी और इंसान की जान अब ना जाए। राजा जब इन्हें ये बात सुनी ना तो बहुत ज़्यादा रेग्रेट फील किया कि देखो यार, मैंने मूर्तियों के लिए जो है ना इंसान की जान ले रहा था। स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई दोस्तों, बहुत क्लाइमैक्स तो अब आने वाला है। तो राजा जो है ना उसे पूछा, यार तू एक चीज़ बता, तू इतना ज्ञानी कैसे है? तो उसने कहा कि राजा साहब, मैं आपके यहाँ पे नौकरी करने से पहले ना एक सेठ के यहाँ नौकरी किया करता था। तो जब मैं सेठ के यहाँ नौकरी किया करता था तो सेठ मेरे को बहुत प्यार करता था। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं आपको बात बताता हूँ। सेठ के यहाँ पे मैंने बहुत सालों नौकरी की और सेठ मुझे बहुत अच्छा खाने को देता था, रहने को देता था, मेरे साथ ही खाना खाता था। एक दिन क्या हुआ कि सेठ जब खाना खा रहे थे तो वो साथ में खाते खाते जो है सलाद खाते थे। तो उसमें सलाद में एक ककड़ी, खीरा, कुकुम्बर बोलते हैं जिसे, वो ककड़ी जो है ना कड़वी आ गई और उन्होंने क्या किया, वो ककड़ी मेरी तरफ कर दी और बोला खा ले। मैं ये चीज़ समझ चुका था कि ककड़ी कड़वी है, लेकिन मैंने दिल से उसे खाया, बड़ा खुश होकर खाया। जब ये बात सेठ ने देखी तो सेठ ने कहा कि भाई, ककड़ी तो इतनी कड़वी थी, तूने कैसे खा ली? तो उस इंसान ने कहा कि देखो सेठ साहब, आपने मेरी ज़िंदगी में हमेशा अच्छा किया, मुझे अच्छा खाने को दिया है, आज कुछ कड़वा दे भी दिया तो क्या, उसे भी मैं अच्छे से खा लूँगा। जब ये बात राजा ने सुनी ना तो राजा को एक बहुत बड़ी लेसन मिला, बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिला कि लाइफ में ना बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे होते हैं जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारे बारे में हमेशा सुख में साथ रहते हैं लेकिन कभी कोई छोटी सी भूल हो जाए, छोटी सी चूक हो जाए तो हम समय नहीं लगाते उनसे डिफरेंस क्रिएट करने के लिए और उनके साथ दुश्मनी करने के लिए। दोस्तों, हमें लाइफ में जो लोग हमारे साथ अच्छे रहते हैं ना, जिन लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, उनकी छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप उन छोटी छोटी गलतियों को लेकर चले रहे ना तो दोस्तों आप अच्छे इंसान, अच्छे लोग कभी भी बना नहीं पाओगे। स्टोरी छोटी सी थी, लेकिन ये कहती है कि ज़िंदगी में ना जो लोग कड़वे हों, कड़वा भी बोल दें। जैसे मैंने आपको करेले का एग्जांपल दिया था कि कई बार करेले जैसे लोग होते हैं जो कड़वा बोलते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर जाते हैं आपके लिए। और कई बार ऐसे लोग होते हैं जो शहद के जैसा मीठा बोलते हैं, लेकिन समय आने पर आपकी हेल्प नहीं करते। दोस्तों, कहानी छोटी सी थी, लेकिन शिक्षा ये देती है कि लाइफ में ना हमें उन लोगों को की छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए जो हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो आपके ज़िंदगी में भी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपको बहुत हेल्प किया होगा, लेकिन कोई छोटी छोटी बातों से आपने उनके साथ रिलेशनशिप शायद ख़राब कर दिया हो, या ख़राब हो रहा हो, या बिल्कुल ख़राब होने की कगार पे हो। तो दोस्तों, उस चीज़ को भूल जाओ, क्योंकि वो लोग हमेशा आपके साथ थे। उनकी छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करना सीखो। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना नितेश गुप्ता, धन्यवाद। किसी ने भगवान से पूछा कि कैसे होती है आपकी पूजा, तो भगवान ने हंसकर कह दिया कि तू भी मुस्कुरा और दूसरों को भी मुस्कुराने दे, उनको मौका दे मुस्कुराने का, बस हो गई मेरी पूजा। दोस्तों, एक स्टोरी बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया लाइफ चेंजिंग स्टोरी है, लाइफ इंस्पिरेशनल स्टोरी है, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये स्टोरी जो है ना बहुत अच्छी लगने वाली है। मेरे साथ बने रहिएगा। 2 मिनट का समय लूँगा आपका, ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको एक बहुत बढ़िया लर्निंग देके जाऊँगा। दोस्तों, एक बार क्या होता है, एक इंसान होता है, उस इंसान के ना घर में बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, बहुत अमीर हो गया होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन उसने अपना समय है ना वो बहुत छोटे से डेवलप किया था, बहुत छोटे से वो ग्रो किया था बहुत ऊपर तक। तो पहले उसके पास बाइक हुआ करती थी, फिर गाड़ियाँ, बहुत इस तरह से जो है उसने ग्रोथ किया। एक दिन उसने सोचा कि बहुत सारी गाड़ियाँ हो गई, क्यों ना कुछ चीज़ों को मैं बेच दूँ। तो उसने सोचा यार मेरी ये जो सबसे पहली बाइक है ना, इसको मैं बेच देता हूँ। तो उसने क्या किया, उसकी फ़ोटो ली, ऑनलाइन पोर्टल पे उसने डाल दिया। अब उसने कहा बाइक तो अच्छी है, चलो 30,000 रुपये इसकी कीमत मैं लगाता हूँ। उसने ऑनलाइन पोर्टल पे 30,000 उसकी कीमत लगा दी। अब क्या हुआ कि उससे बहुत सारे कॉल आने शुरू हो गए। तो कोई कहता कि सर हमें 15,000 में दे दीजिए, कोई कहता 20,000 में दे दीजिए। करते करते लास्ट की जो उसकी बेस्ट कोट आई वो आई 28,000 रुपये की। उसने सोचा चलो मैं 28 में बेच दूंगा,
लेकिन जिस दिन उसने प्लान किया उसे ना एक सडनली एक कॉल आया। तो कॉल आया तो वो एक बूढ़ा इंसान लग रहा था। तो उस कॉल में उस बूढ़े इंसान ने बोला कि साहब देखो ऐसा है, मेरा जो एक बेटा है वो इंजीनियरिंग कर रहा है, 4th सेमेस्टर में, वो 4th ईयर में वो पढ़ रहा है। तो इतने टाइम हो गया उसको, कभी वो बस में जाता है, कभी किसी से लिफ्ट लेके जाता है, कभी रिक्शा में जाता है, लेकिन 4th ईयर में जो है ना, मैं चाहता हूँ कि वो अपनी खुद की बाइक में जाए। इसलिए मेरे पास पैसे इतने अभी नहीं हैं, लेकिन जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे मैं आपको पूरे के पूरे पैसे दे के जाऊँगा। तो जब ये बात सुनता है दोस्त, इंसान बोलता है कोई बात नहीं। तो मन ही मन ना वो पूरा दिन सोचता है इस बारे में, जिसके पास वो बाइक होती है, कि यार देखो कितना नीडेड लग रहा है वो इंसान। शाम को ना वो अपना मन बनाता है, वो उसे दोबारा कॉल करता है उस बूढ़े इंसान को, और उसे कहता है कि भाई साहब एक बात बताओ, आपके पास पैसे हैं कितने अभी? तो वो बूढ़ा इंसान उसे कहता है कि मेरे पास भाई साहब सिर्फ़ और सिर्फ 20,000 रुपये हैं, बाकी मुझे 10,000 इकट्ठे करने का समय दे दो, मैं आपकी बाइक लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये बाइक जो है ना मेरे बेटे को बहुत अच्छी लगी। उसने ऑनलाइन में बहुत सारी बाइक्स देखी, लेकिन यही बाइक उसे अच्छी लगी, और मैं आपको पूरे पैसे दूंगा, बस थोड़ा सा मेरे को समय दे दो। ये बात थी। वो रात को सो गया इंसान जिसकी बाइक थी। सुबह उठा, लेकिन उसे ना कुछ ऐसा लगा कि यार नहीं, ये बंदे को बहुत ज़रूरत है, मैं इसको 20,000 में ये बाइक दे दूँगा। तो वो इंसान ने उसे फ़ोन किया और उससे दोबारा कहा कि आप एक काम करिए, आप आज ही आ जाइए, अभी आ जाइए, और मैं आपको बाइक दे देता हूँ, जो भी पैसे हैं वो आप लेके आइए। तो बूढ़ा इंसान बहुत खुश हो जाता है। बूढ़ा इंसान अपने बेटे को, जो कि वो 4th ईयर की इंजीनियरिंग कर रहा होता है, उसे भी साथ लेके आता है। तो वो उनके घर पहुँचते हैं। घर पहुँचते हैं तो वो इंसान उसे देखता है, तो देख के समझ जाता है कि यार ये इकोनॉमिकली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि उनका कपड़े, उनका बातचीत करने का तरीका ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी गरीब घर के इंसान है, फैमिली है। तो वो क्या करता है, वो 2 चाबियाँ और पेपर जो है वो उस बूढ़े इंसान को देता है। बूढ़ा इंसान उसे 20,000 रुपये देता है, लेकिन वो 20,000 में कुछ 100 के नोट होते हैं, कुछ 500 के नोट होते हैं, एक 2,000 का नोट होता है, 50-50 के नोट होते हैं, 20-20 के नोट होते हैं। तो नोटों को देख के ऐसा लग रहा था कि इन्होंने बहुत मेहनत से ये जो है 20,000 रुपये जोड़े हुए हैं। तो वो इंसान जो है ना, जिसकी वो बाइक होती है, वो बहुत ज़्यादा दिल से बहुत खुश होता है कि चलो यार मेरी बाइक जो है एक किसी नीडेड इंसान के काम में आई। जाते जाते बूढ़ा जो है ना, उसकी आंखों में बहुत तेज़ दिखता है उस इंसान को। तो वो क्या करता है, जिसकी बाइक होती है, वो 500 रुपये अपनी जेब से और निकालता है और उस बूढ़े इंसान को देता है। बोलता है जाके आप मिठाई ले लीजिएगा, थोड़ी बहुत पूजा करवा दीजिएगा, और बाकी पैसे का तेल डलवा लीजिएगा। तो बूढ़ा इंसान जो है ना और खुश होता है और उसे दुआ दे के जाता है कि मैंने आपके जैसा इंसान नहीं देखा। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। क्लाइमेक्स अब ये है कि जब वो इंसान अपनी बाइक बेच देता है, तो आप ये समझिए वो इतना ज़्यादा सेल्फ़ सेटिस्फाइड, इतना ज़्यादा कंटेंटेड और इतना ज़्यादा खुश महसूस करता है कि शायद उसको वो खुशी बाइक लेने के टाइम भी नहीं हुई थी, जितनी बाइक बेचने के टाइम पे हुई। क्यों ऐसा? वो ऐसा इसलिए क्योंकि उस इंसान ने जिस इंसान की हेल्प की वो एक नीडेड इंसान था। तो दोस्तों, मैंने शुरुआत किससे की थी कि अगर आप भगवान को देखना चाहते हो ना, भगवान को खुश करना चाहते हो, तो जो उसके बंदे हैं ना, उनको खुश कर दो। बाय डिफ़ॉल्ट भगवान खुश हो जाएगा। दोस्तों, जब आप किसी के चेहरे पर खुशी लेके आते हो, आपकी वजह से किसी के चेहरे में खुशी आती है, वही लाइफ का मीनिंग है दोस्तों। मंदिर मस्जिद जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भगवान के बनाए हुए जो इंसान है ना, उन्हें खुश कर दो, उनकी सपोर्ट कर दो, उनकी हेल्प कर दो, वही मंदिर है, और उसी में आपको भगवान मिल जाएंगे। दोस्तों, छोटी छोटी कहानियाँ हैं मेरी, आप इन सारी कहानियों को देखिए, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे वीडियो को लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को एस्टेब्लिश होने में हेल्प करिए, क्योंकि मेरा एक बहुत सोशल कॉज है इस चैनल को बनाने के लिए, जो मैं बहुत बार अपने वीडियोज़ में साझा करता रहता हूँ। प्लीज़ हेल्प मी एस्टेब्लिशिंग माई चैनल। आई विल बी एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंड सपोर्ट। सो प्लीज़ फॉरवर्ड, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट। हैव ए वंडरफुल डे अहेड। धन्यवाद आपका। नमस्कार दोस्तों, दुनिया ने बहुत ज़ोर लगाया मेरी कश्ती डुबोने को, ऊपर वाले तब खुद आए मेरी नैया पार लगाने को। दोस्तों, एक कहानी बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया लाइफ चेंजिंग स्टोरी है। मेरे साथ बने रहिए, 2 मिनट में आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी। तो दोस्तों, स्टोरी ऐसी है कि एक बार क्या होता है, एक राजा होता है। तो राजा जो है ना, वो बहुत भगवान को मानता था, खासकर श्री कृष्ण को। तो उसने क्या किया, श्री कृष्ण का एक मंदिर बनवाया, और उस मंदिर में ना एक पुजारी को नियुक्त कर दिया। अभी क्या हो गया, पुजारी को एक चीज़ कंफर्म कर दी गई थी कि हर रोज़ जो है महाराजा जी सुबह सुबह एक माला भेजेंगे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पर, उसे चढ़ाइएगा आप, और उस मूर्ति से वो जो माला है बाद में निकालिएगा। जब महाराजा जी स्नान बन करके आएंगे, वो उस मूर्ति को पहनेंगे। तो क्या होता है दोस्तों, हर रोज़ ये चीज़ चलती जाती है कि सुबह सुबह वो माला भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में भेजी जाती है। पुजारी भगवान श्री कृष्ण को वो माला पहनाता है।
राजा साहब जो हैं वो अपना नहा धो के अच्छे से फ्रेश होके उस मंदिर में माथा टेकने आते हैं। माथा जब टेकते हैं तो पुजारी उनको वो जो माला है श्री कृष्ण की मूर्ति से निकाल कर पहनाता है। सालों गुजर गए, ये प्रथा चलती गई। उसके बाद क्या हो गया, जो पुजारी जी थे वो बहुत ही सेवादार थे, बहुत अच्छा कर्म करते थे, बहुत भगवान को मानते थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक दिन क्या हो गया कि राजा जो है ना वो बीमार हो गया। तो राजा ने फिर भी सोचा कोई बात नहीं, मैं माला भेजता हूँ, मैं जा पाऊँ या ना जा पाऊँ पता नहीं है, लेकिन मैं माला भेज देता हूँ। तो राजा ने अपने सिपाही को कहा कि ये माला जो है ना मंदिर में चढ़ा दो और श्री कृष्ण भगवान के वो गले में डलवा दीजिए पंडित जी के थ्रू। तो वैसा ही करते हैं वो। उसके बाद क्या होता है कि जो पंडित जी होते हैं उन्हें ये बता दिया जाता है कि राजा जो हैं नहीं आ रहे हैं आज, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो पंडित जो है थोड़ा सा सोचते हैं कि भैया इतने सालों से मैं ये माला जो है राजा को पहनाता हूँ, चलो आज मैं खुद ये माला पहन लेता हूँ। तो पंडित जी वो माला पहन लेते हैं। उतने में सिपाही दोबारा से दौड़ के आता है। वो कहता है कि पंडित जी, महाराजा जी कह रहे हैं कि भैया मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं दोबारा आ रहा हूँ मंदिर में और आप ये माला तैयार रखिए। पंडित जी फटाफट से वो माला उतार के जो है भगवान को चढ़ा देते हैं और वेट करते हैं राजा का। राजा आता है तो पंडित जी वो माला उतारते हैं और राजा के गले में डालते हैं। जैसे ही वो राजा के गले में डाल रहे होते हैं तो उसमें जो है ना माला के अंदर एक सफ़ेद बाल जो है वो उसमें फंसा होता है। तो राजा जब वो देखते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो समझ गए होते हैं कि ये माला जो है ना ऑलरेडी किसी ने पहनी है। जब वो पंडित जी की तरफ देखते तो उनके सिर पे भी सफ़ेद बाल होते हैं। तो पंडित जी को कहते हैं कि आपने ये माला पहनी थी ना। तो पंडित जी बड़े घबरा जाते हैं कि भैया मेरी तो शायद जान ही ना ले ले राजा। पंडित घबरा के कहते हैं कि नहीं, मैंने नहीं पहनी थी। राजा कहते हैं नहीं, आपने ही पहनी थी। एक काम करते हैं, अभी तो मैं चेकिंग नहीं करूँगा, क्योंकि जब आप भगवान कृष्ण को सुबह सुबह नहलाओगे धुलाओगे तैयार करोगे उस टाइम पे मैं आता हूँ और फिर मैं चेक करूँगा। पंडित जी जो थे सारी रात घबराते गए, भगवान को रिक्वेस्ट करते गए कि भैया मैंने आज तक कुछ गलत नहीं किया, बाई चांस ऐसा हो गया, भगवान मेरी रक्षा करिए। आप भी जानते हैं कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, मैंने आपकी भी सेवा की, मैंने आप में विश्वास रखा। तो चलो किसी तरह से रात गुजर जाती है। सुबह सुबह जब होती है तो राजा आते हैं। राजा आने के बाद जो है वो कहते हैं कि अब हटाइए भगवान कृष्ण की मूर्ति के ऊपर जो सर पे जो मुकुट है उसे हटाइए। तो जब मुकुट हटाया जाता है तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पे सफ़ेद बाल होते हैं। राजा समझ जाता है कि ये झूठ है, भैया भगवान कृष्ण के जो बाल हैं ना वो सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। तो वो चेक करने के लिए क्या करता है, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से ना बाल को खींचता है। जैसे ही वो बाल तोड़ता है तो वहाँ से ना खून निकलने लग जाता है। तो ये बात देख कर ना जो है राजा घबरा जाता है और राजा कहता है यार ये तो बात बिल्कुल सही है। इमीडिएटली जो है ना भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण राजा को कहते हैं कि बेटा देखो ऐसा है, इस इंसान ने जो कि पंडित है, इसने मेरी हमेशा सेवा की, इसने हमेशा मुझे दिल से चाहा, कभी किसी का बुरा नहीं किया, ठीक है। तो जब इस पे कोई मुसीबत आई तो मुझे भी अपना रूप बदलना पड़ा, मुझे भी अपने बाल सफ़ेद करने पड़े, और तूने हमेशा मुझे मूर्ति समझा, इसने कभी भी मुझे मूर्ति नहीं समझा। तो मैं उस इंसान के साथ हमेशा रहता हूँ जो इंसान मेरी सेवा करता है, और मेरी सेवा जो है वो सबसे बड़ी सेवा होती है जब वो मेरे बनाए हुए इंसानों की सेवा करता है। तो ये बात सुनकर ना राजा बड़ा शर्मिंदा महसूस करता है और भगवान से क्षमा मांगता है। भगवान कहते हैं उसे कि बेटा देखो मैं तुम्हें क्षमा तो कर दूंगा, याद रखिए मैं जो है ना इंसानों में बसता हूँ, अगर तुम मेरे बनाए हुए इंसानों को दुख नहीं दो, उन्हें कष्ट नहीं दो, तो इसका मतलब ये है कि तुमने मुझे जीत लिया, तुम्हें मंदिर और मस्जिद जाने की कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों छोटी सी कहानी है, बट ये कहानी ये कहती है कि बहुत लोग आपने देखा होगा बहुत बड़े भंडारे करते हैं, कुछ लोग ना दान देते हैं। क्यों दान देते हैं? वो इसलिए दान नहीं देते कि वो दान देना चाहते हैं, वो इसलिए दान देते हैं कि भैया जो बोर्ड लगा है ना उस पर्टिकुलर मंदिर में मस्जिद में जहाँ पे भी, उसमें सबसे ऊपर मेरा नाम दिखे और दुनिया जाने कि मैंने जो है पैसा दिया। तो मंदिर मस्जिद को दान नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ अपने नाम को दिखाने के लिए दान दे रहे हैं। कर्म उनके वैसे के वैसे ही हैं। भिखारी को कभी भीख नहीं देंगे, भूखे को कभी खाना नहीं देंगे, लेकिन वो दान ऐसी जगह पे करेंगे जहाँ पे उसका नाम बड़ा हो। बहुत बड़े बड़े भंडारे करेंगे, बहुत बड़े ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ दिखावा हो। दोस्तों लाइफ में हमेशा याद रखिए, जब आप उस इंसान के लिए करते हैं जहाँ से शायद आपको पॉपुलैरिटी ना मिले, उस इंसान के लिए करते हैं जहाँ से शायद लोग आपके किए को ना जान पाएँ, लेकिन अगर वो इंसान खुश हो गया, वो इंसान के दुख को आपने टेक केयर कर लिया, तो लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट कर ली। इसलिए याद रखिए दोस्तों, भगवान को खुश करना है ना
तो भगवान के बनाए हुए बंदों को खुश करो, उनके साथ अच्छा काम करो, अच्छे कर्म करो। छोटी सी कहानी है दोस्तों। सो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मेरा इस चैनल को बनाने का एक सोशल कॉज है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को एस्टैब्लिश होने में हेल्प करिए। आपका अपना नितेश गुप्ता, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे इफ़ेक्टिव और 100% रिज़ल्ट देने वाली चीज़ क्या है? मेहनत। दोस्तों, मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। जो इंसान मेहनत करता है ना, वो ही इंसान अपने सपनों को साकार कर पाता है। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ दोस्तों, और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप मेरे साथ 2 मिनट बने रहेंगे तो ये कहानी से जो आपको मॉरल मिलेगी, जो इस कहानी से शिक्षा मिलेगी, सीख मिलेगी, वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग शिक्षा होगी। दोस्तों, कहानी ऐसे है कि एक बार की बात होती है, एक बहुत अमीर इंसान, उसका एक बेटा होता है। तो क्योंकि बेटे को ये पता होता है बाप के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो पैसे को ना बहुत वेस्ट करता था, और कभी भी मतलब मेहनत तो बिल्कुल बहुत दूर की बात है, जो पैसा था उसे भी अननेसेसरी स्पेंड करता था। तो जब ये उसके पिता ने ये चीज़ देखी ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लग गया। उसने सोचा, उसे चिंता हुई कि यार अगर ये ऐसे ही करता गया तो मेरा ज़िंदगी भर का कमाया हुआ पैसा ये बढ़ाएगा तो कहाँ, पूरा का पूरा ख़त्म कर देगा, जिस तरह से ये जो है पैसे को वेस्ट करता है और इसे मेहनत की वैल्यू पता नहीं है। तो उसने ना एक तरकीब सोची। उसने घर पे आके ना एक दिन बहुत गुस्से में अपने बेटे को थ्रेट किया कि बेटा देख, ऐसा है, अगर तो तू मेहनत करेगा तो तू घर पे रहेगा, और अगर तू मेहनत नहीं करेगा तो तेरे को मैं घर से भी निकाल दूंगा, और जो भी मेरा पैसा है ना, ये सारा का सारा मैं चैरिटी में दे दूंगा, तेरे पास में कुछ नहीं रखूँगा। अब लड़का घबरा गया। लड़के ने सोचा कि भाई अगर ऐसा हो गया तो मैं तो वैसे ही कामचोर हूँ, तो फिर मुझे लाइफ में आगे मैं कैसे अपने आप का रह गुज़र कर पाऊँगा। तो पिताजी ने उसे कहा कि बेटा देख, ऐसा है, मैं तेरे को तभी ये सारा अपना जितना भी पैसा है मेरे पास, जो भी संपत्ति मैंने इकट्ठी की है, मैं तभी तेरे को दूंगा जब तू जाके ना मेरे लिए मेहनत करके पैसे कमा के लाएगा। तो लड़के ने कहा कोई बात नहीं, मैं ऐसा करता हूँ। अब लड़का थोड़ा चालाक था, उसने सोचा छोड़ो, कौन करेगा मेहनत। वो चला गया अपनी मम्मी के पास। मम्मी को उसने कहा कि मम्मी देखो, ऐसा है, कुछ अगर पैसा है तो मेरे को दे दो। तो मम्मी ने क्या किया, उसको जो है एक गोल्ड का कॉइन दे दिया। अब वो गोल्ड का कॉइन लेके शाम को पिताजी के पास गया। वो पिताजी ने पूछा, बेटा कमा के लाए हो? उसने कहा हाँ, मैं कमा के लाया हूँ। पिता ने कहा क्या कमा के लाए हो? बोला मैं सोने का सिक्का कमा के लाया हूँ। पिताजी थोड़े से अचंभित हुए कि यार इतना इजी तो है नहीं, पर चलो, उसे शक हो गया पिताजी को। और जब उसने सोने का सिक्का देखा तो समझ गया कि भाई ये तो सोने का सिक्का जो मेरी ज्वेलरी है वहीं से इसने लिया है, तो यानी कि इसकी मम्मी ने इसको सोने का सिक्का दिया होगा। वो बात को पूरा समझ गया इंसान। उसने कहा बेटा एक काम करो, ये सोने के सिक्के को ना जो बाहर हमारा कुआं है उसमें फेंक दो। लड़का गया, उसने सोने के सिक्के को फेंक दिया। अब पिताजी जब बात तो समझ गए थे, पिताजी ने सोचा कि अब जो है ना मैं अपनी पत्नी को ससुराल भेज देता हूँ। पत्नी को उसने ससुराल भेज दिया। तो जब पत्नी को ससुराल भेज दिया, अब बेटे को अगले दिन कहा कि बेटा देखो ऐसा है, आज भी तुम्हें मेहनत करके लाना है और कुछ कमा के लेके आना है। लड़का फिर घबरा गया, अब क्या करे। अब जो लड़का था, उसकी बहन थी, वो बहन के पास गया। बहन को रिक्वेस्ट किया उसने कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। बहन ने उसे कुछ पैसे दे दिए। तो जब लड़का वापस आया शाम को, पिताजी ने पूछा क्या कमा के लाए? उसने कहा मैं तो पैसे लेके आया हूँ, 1000 रुपये लेके आया हूँ। तो पिताजी फिर घबरा गए, और उन्हें पता था कि इसने कुछ नहीं किया होगा। अब शायद इसने मेरी बेटी के पास जाके उससे पैसे मांगे होंगे जो अपने ससुराल में है। तो उसने बेटी को फ़ोन किया। बेटी ने कहा हाँ। वो फिर समझ गया। अब उसने कहा कि बेटी को कि अब पैसा नहीं देना है तेने, जो मर्ज़ी हो जाए। बेटी भी समझ गई। अब जो है बेटे को उसने कहा कि बेटा देखो, ये जो 1000 रुपये कमा के लाए हो ना, ये इसको कुएं में डाल दो। अब वो कुएं में फिर डाल देता। अगले दिन फिर पिताजी कहते हैं कि बेटा देख ऐसा है, आज जो तेरी जो है ना परीक्षा, आज सच्ची परीक्षा होने वाली है और बड़ी स्ट्रॉन्ग परीक्षा होने वाली है। वो बेटा बोलता क्या कि आज तू 9 बजे जाएगा और शाम को 9 बजे वापस आएगा, और जो भी कमा के लाएगा ना वो मेरे को देना है। अब बेटे के पास कोई अल्टरनेटिव बचा नहीं। उसने पूरी की पूरी तरकीबें लगा ली। सब जितने भी लोग थे मांगने वाले, जिनसे मांग सकता था उनसे मांग के देखा, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अब उसके पास तकरीबन दिन आधा गुजर गया, उसके पास टाइम था नहीं। उसने सोचा अब मैं क्या करूं। तो बाज़ार गया। बाज़ार में जाके एक सेठ ने कहा कि बेटा देख ऐसा है, मैंने ट्रक अनलोड करना है, अगर तू अनलोड कर देगा तो मैं तेरे को 100 रुपये दे दूँगा। अब लड़के के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था। उसने सोचा चल कोई बात नहीं भैया, मैं ट्रक ही अनलोड करता हूँ। तो उसने पूरा का पूरा सामान ट्रक से उठाया। तकरीबन 2 बजे शाम से वो लगा रहा और रात के 8 बजे तक वो काम करता रहा।
तो 6 घंटे उसने रेगुलर बिल्कुल बहुत बिना नॉन स्टॉप काम किया और उसने दुकानदार ने उसे 100 रुपये दिए। जब उसने 100 रुपये दिए, बड़ा खुश हुआ लड़का गया घर अपने पिताजी के पास। पिताजी ने पूछा, बेटा क्या लाए? उसने कहा, पापा मैं 100 रुपये लाए। पिताजी ने कहा, 100 रुपये लाए, चलो कोई बात नहीं, जाके इसको कुएं में फेंक दो। तो पिताजी ने 100 रुपये लिया और वो कुएं में डाल दिया। अब ये देख के ना लड़के को बहुत गुस्सा आया। लड़के ने पिताजी को कहा, क्या पिताजी, मैं देखो पूरा दिन मेहनत किया, पीठ पे इतना सामान उठाया और 100 रुपये आपके लिए कमा के लाया और आपने उसे भी कुएं में फेंक दिया। पिताजी ने क्या किया, उसे पहले गले लगाया और बोला कि बेटे तू अंदर चल, और उसे अपने घर में ले गए, अपने सामने बिठाया। उन्होंने बोला, ज़िंदगी में जो ईजी मनी होती है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती है। 100 रुपये बड़ा है या सोने का सिक्का बड़ा है? तो उसने कहा सोने का सिक्का। तो जब मैंने सोने का सिक्का फेंका था तब तेरे अंदर वो इतना दर्द नहीं था। 100 रुपये बड़ा है या 1000 रुपये बड़ा है? तो उसने कहा कि 1000 रुपये। तो उसने बोला, जब मैंने 1000 रुपये फेंकवाया था तब तेरे को दर्द नहीं हुआ, आज 100 रुपये पे तेरे को दर्द क्यों हुआ? क्योंकि बेटा ये तूने अपनी खुद की मेहनत से कमाया है, चाहे 100 है चाहे 50 है, जितना भी है वो तेरी खुद की मेहनत से है। तो ये बात सुनकर जो है बेटा बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ और उसे बात समझ में आ गई। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इसमें जो मॉरल है वो मॉरल भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरी स्टोरीज़ को सुनते रहिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद आपका अपना नितेश गुप्ता।